हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आज से रोज सुबह 10 बजे तक आ जाएगी। देखते हैं आज का पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल है इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। ये चर्चा में क्यों आ गया? तो अभी जो कनाडा में एक रैली आयोजित की गई थी, वहां पे क्या हुआ? तो जो खालिस्तानी समर्थक, अभी खालिस्तानी समर्थक कौन है? तो हमारे देश से, हिंदुस्तान से, भारत से ये लोग एक अलग राज्य, एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। उसका नाम रखे हैं खालिस्तान। तो उसी के लिए यहाँ पे रैली आयोजित की गई थी, उसी के समर्थन में। वहां पे क्या कहा गया? तो जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या का जश्न मनाया गया है, यानी उनकी हत्या को सही ठहराया गया। कहा गया कि हत्या सही है, और कनाडा ने वहां पे कोई भी एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ। उसीलिए ये बात फिर से चर्चा में आ गई, मुद्दा चर्चा में आ गया। अब देखिए क्या मुद्दा था। 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर के अंदर, किसके तहत था ये? तो ये प्रधानमंत्री जो थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने चलाया था। किस लिए? यहाँ पे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी छुपे हुए थे, उन्हीं को मार गिराने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन। अब जाहिर सी बात, आप देख ही सकते हैं कि भारत जैसे देश में धर्म कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। धर्म के लिए हर कोई अपनी जान देने को तैयार है और सामने वाले की जान लेने को तैयार है। तो ये सारे मुद्दे थे। तो वहां पे ये लोग उनका विरोध किए कि कैसे आप मंदिर में घुस सकते हैं, कैसे सेना मंदिर में प्रवेश करेगी, ठीक चीज नहीं है। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के विवाद हुआ था। तो वही सारे मुद्दे थे। तो इन्हीं के समर्थन में ये रैली निकाली गई थी कनाडा में। फिर कनाडा ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर साहब, वो इस पे खफा हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से तो दो पक्षीय जो संबंध है वो बिगाड़ हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, इन लोग को रोकना चाहिए था। एस जयशंकर साहब इसी को लेकर के खफा हो गए थे, इसलिए फिर से न्यूज में आ गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कनाडा का मैप। उसके पहले हम देखेंगे अपने इंडिया का मैप। ये देखिए, यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, हमारी आन बान शान, हमारा प्यारा भारत महान। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया कनाडा, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट। ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का का क्षेत्र। ये किसके अंतर्गत आता है? तो यूएसए के अंतर्गत आता है। यहाँ पे यूएसए का राज चलता है अलास्का में। ये हो गया कनाडा। यहाँ पे है ग्रीनलैंड। देख लेते हैं थोड़ा सा कनाडा को जूम करके। ये हो गया अलास्का, यूएसए वाला रीजन। ये है कनाडा के क्षेत्र, ये पूरा कनाडा है। यहाँ पे इस तरफ है पैसिफिक ओशियन, इसके पश्चिम साइड में। यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे लेब्राडोर सी, और ये हडसन बे। ये सब आप देखिए, कभी मैप देखिए तो आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। बोफोर्ड सी, सारे इलाके देख लीजिए आप, ताकि क्योंकि जब भी मैप से पूछता है तो जरूरी नहीं कि जो एकदम क्षेत्र चर्चा में सिर्फ उसी के बारे में पूछे, उसके आसपास के बारे में भी पूछता है। तो जब भी आप देखा तो इस तरीके से पूरा मैप देखिए। ओंटारियो हो गया, इस तरीके से पूरा क्षेत्र जरूर देखिए। यहाँ पे देखते हैं भारत कनाडा संबंधों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है राजनीतिक संबंध। भारत और कनाडा संसदीय ढांचे एवं प्रक्रिया में समानताएं साझा करते हैं। अब संसदीय व्यवस्था क्या? तो ये शासन की एक प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी विशेषता क्या? तो इसमें होता है कि जो कार्यकारिणी होती है वो अपने नीति एवं कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। अब हमने इसके अलावा कनाडा से क्या क्या अपनाया है, कनाडा के संविधान से हमारे संविधान ने क्या क्या अपनाया है? तो वो पहला पॉइंट इसमें ये है कि राज्यपालों की जो नियुक्ति होगी वो केंद्र करेगा। ये कहाँ से हमने लिया है? तो लिए कनाडा से। दूसरा क्या है? अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो केंद्र के पास होंगी, संघीय व्यवस्था में संघ के पास होंगी। अब अवशिष्ट शक्तियों से क्या मतलब है? अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहते हैं, जैसे देखिए हमारे पास 3 सूचियां हैं कार्यों के विभाजन के लिए। 3 सूचियां दी गई है। पहला है संघीय सूची, जिसको केंद्र सूची बोलते हैं। दूसरा है राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची। अब कोई मुद्दा ऐसा आ जाए जो इन तीनों में नहीं आता है, अभी नया मुद्दा है, इन तीनों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, अवशिष्ट मुद्दा बोलते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो केंद्र के हाथ में चला जाएगा। उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है अवशिष्ट शक्तियां इनके पास रहेंगे। उसके अलावा क्या पॉइंट लिया गया है? तीसरा पॉइंट ये लिया गया है कि जो संघीय व्यवस्था है हमारी, उसमें सशक्त कौन रहेगा, मजबूत कौन रहेगा? तो केंद्र रहेगा। जबकि कई जगह ऐसा होता है, देखिए अब जब संघीय व्यवस्था अपनाई गई, कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट था। जैसे जिन्ना का जो मॉडल था वो कह रहे थे कि हमारे राज्य जो होंगे अवशिष्ट शक्तियां उनके पास होनी चाहिए, यानी राज्य मजबूत होना चाहिए। जबकि हमने जो मॉडल अपनाया उसमें क्या है? हमारा केंद्र मजबूत है। केंद्र को मजबूत रखने के पीछे वजह क्या है? देखिए केंद्र को मजबूत रखने के पीछे वजह ये है कि राज्य आपस में बंटवारा ना कर ले, यानी राज्य जो है संघ से अलग होकर के अपना अलग अस्तित्व ना बना ले, अपना अलग देश ना बना ले। इस वजह से केंद्र को ऐसी शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे आपातकालीन शक्तियां केंद्र के हाथों में दी गई हैं कई ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए, ताकि ये राज्य जो है अलग देश बनाने की मांग ना कर ले। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020 तक कनाडाई संसद में हाउस ऑफ कॉमन में भारतीय मूल के 22 लोग शामिल थे। कितने लोग थे यहाँ पे? तो 22 लोग। अब हाउस ऑफ कॉमन क्या है? यहाँ पे जो लोग चुन करके जाते हैं डायरेक्ट हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वही इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन नाम दिया गया उसका, निचला सदन है इनका। वहां पे कितने भारतीय मूल के लोग थे? तो 22 लोग थे। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है। तो कनाडा का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ कौन करता है? ये उच्चायुक्त करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में एक उच्चायोग और टोरंटो तथा वैंकूवर में वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कनाडा में जो भारतीय प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ओटावा में। ओटावा क्या है? तो कनाडा की राजधानी।
यहाँ पे हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उच्चायुक्त करेगा, उसके लिए उच्चायुक्त बनाया गया। उसके अलावा टोरंटो और वैंकूवर में कौन करते हैं, ये भी कनाडा की सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी। यहाँ पे कौन करता है, तो यहाँ पे वाणिज्य दूतावास द्वारा किया जाता है हमारे देश का प्रतिनिधित्व। वाणिज्य दूतावास क्या है, तो वाणिज्य जो है ये व्यापार से जुड़ा हुआ होता है, इसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व। आर्थिक संबंध देखते हैं, पहला पार्ट इसमें द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर का दोनों के बीच, कितना, तो 5 अरब अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियां काम करती हैं, कितना, 400 से अधिक ऐसी कनाडा की कंपनियां जो भारत में काम करती हैं। ये तो हो गया कनाडा की तरफ से। भारत की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, तो देखिए कनाडा में भारतीय कंपनियां किस किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, स्टील हो गया, प्राकृतिक संसाधन वगैरह और बैंकिंग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। आपको पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी का उभरता हुआ बाजार है, हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार करते हैं, हमारे यहाँ पे इसको हब माना जा रहा है। अच्छा, आप बताएंगे सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है भारत का, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम इसको लेकर के अच्छे से चलते हैं। कनाडा में ये सारी चीजों में क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कनाडा को भारत फार्मा, लोहा एवं इस्पात, रसायन, रत्न एवं गहने, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर निर्यात करता है। आप सोच के देखिए कितनी सारी चीजें हम लोग इसको निर्यात करते हैं। कौन कौन सी, तो फार्मा हो गया, फार्मा आपको पता है कि भारत को फार्मेसी का हब कहा जाता है। किसका, फार्मेसी का हब कहा जाता है, किसको, भारत को। तो हम लोग इसको फार्मा बेचते हैं। फार्मा क्या, दवाई और उससे जुड़ी मेडिकल से जुड़ी चीजें हो गई, वही फार्मा है। उसके अलावा लोहा इस्पात हम लोग उसको बेचते हैं कनाडा को, रसायन के जो क्षेत्र है उसको बेचते हैं, रत्न एवं गहने बेचते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है, अभी जो परमाणु ईंधन होता है उसको जलाने के लिए जो भट्टी बनाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग उनको बेचते हैं, और बॉयलर। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि कनाडा ऊर्जा महाशक्ति है, अब ये कनाडा के पास बहुत बड़ा लेवल का संसाधन है। कौन कौन से, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज और उन्नत जल विद्युत प्रौद्योगिकी, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। यानी आप देख सकते हैं कि कनाडा के पास लगभग सारी शक्तियां मौजूद हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में चाहिए। अब देखिए यूरेनियम जो है इसका प्रयोग ऊर्जा के क्षेत्र में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए। उसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप सभी को पता है कि परमाणु बम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसके पास देखेंगे आप, अगर कनाडा के पास लगभग सारे महान संसाधन है जो आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। क्या क्या होगा, यूरेनियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, उन्नत जल विद्युत प्रौद्योगिकी हो गया। अब देखिए जल विद्युत हो गया और उसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। इसी पे पूरी दुनिया इस समय फोकस किए हुए है, इसी को लेकर के चल रही है पूरी दुनिया, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। तो इसके पास ये भी है, यूरेनियम भी है, और हर चीज इसके पास समझ सकते हैं आप। ऊर्जा संसाधन की बात अगर देखा जाए तो कनाडा के पास बहुत बड़ी संसाधन है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाशक्ति है कनाडा ऊर्जा के क्षेत्र में। अब इतनी सारी चीजें, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत जो है ये कनाडा के साथ किसको प्राथमिकता देता है, तो ऊर्जा के क्षेत्र को। और जाहिर सी बात है कि जिसके पास जो सबसे अधिक होगा हम उसी को लेकर के चलेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास लिथियम ही नहीं है फिर हम आने वाले देश से, सामने वाले देश से कह दे कि हम लिथियम को लेकर के आपको निर्यात करेंगे, ये तो नहीं कह सकते ना। तो जिसके पास जिस क्षेत्र में सबसे अधिक संसाधन होगा, जिसमें उसकी विशेषज्ञता होगी, हम उसी को लेकर के चलेंगे। अगला क्षेत्र कौन सा जिसपे दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो रक्षा का क्षेत्र। इसमें पहला पॉइंट है, भारत और कनाडा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, विशेष रूप से कहाँ, तो यूएन हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, उसके अलावा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। अब ये क्या है, कॉमनवेल्थ क्या है, तो जहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया था उन सारे देशों का एक संगठन है। उसके अलावा G20 के माध्यम से घनिष्ठ सहयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2015 में डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, और कनाडा के बीच रक्षा सहयोग पर एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इस समय कौन है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे, तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार द्वारा आतंकवाद तथा हिंसक चरमपंथ। अब ये क्या है, हिंसक चरमपंथ। अब देखिए जहां पे भी हिंसा का सहारा लेकर के कोई काम कराया जाने की बात है, वो हिंसक चरमपंथ, यानी चरमपंथी लोग जो होते हैं उनको लगता है कि हिंसा के माध्यम से ही न्याय मिलेगा, हिंसा के माध्यम से इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है का मुकाबला करने तो भारत और कनाडा के बीच सहयोग ढांचे के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। 2018 में किस मुद्दे पे किया गया था, तो आतंकवाद और चरमपंथ जो है उससे निपटने के लिए दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आतंकवाद के मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह के ढांचे के माध्यम से पर्याप्त भागीदारी की गई है। अगला क्षेत्र कौन कौन सा है जहां ये लोग साथ में काम करते हैं, तो ये विज्ञान और तकनीक। इसमें क्या पहला पॉइंट, आईसी इम्पैक्ट। अब ये आईसी इम्पैक्ट क्या है, तो इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स टू एक्सिलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे इम्पैक्ट लिख करके भी काम चल जाएगा। ये किस किस क्षेत्र में काम करेगा, तो स्वास्थ्य देखभाल, कृषि बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करता है। यानी इसको किस लिए चालू किया गया, तो ये हो गया स्वास्थ्य के लिए, कृषि बायोटेक के लिए, अपशिष्ट के लिए, उसके इन सारे क्षेत्रों में लेकर के काम करेंगे दोनों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि पहला और एकमात्र ऐसा रिसर्च संस्थान है, एक्सीलेंस ऑफ सेंटर है, जो इन दोनों देशों के बीच स्थापित किया गया इन सारे क्षेत्रों में, इन सारी चीजों को लेकर के चलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी विज्ञान विभाग
और ध्रुवीय कनाडा ने शीत जलवायु यानी आर्कटिक पर, ये दोनों रिसर्च करने के लिए साथ में काम करेंगे, ये कहा जा रहा है इस पॉइंट में। कहां पे? तो आर्कटिक पर। कौन कौन से देश इंडिया और कनाडा साथ मिलकर के काम करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है इस पॉइंट पे। अगला क्षेत्र कौन सा? तो ये अंतरिक्ष का क्षेत्र। इसमें क्या कहा जा रहा है? पहला पॉइंट, भारत और कनाडा 1990 से लेकर के यानी 1990 के दशक से किस किस क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में? तो हो गया अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष मिशनों हेतु जमीनी समर्थन प्रदान कर रहे हैं। यानी ये दोनों देश किस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं अंतरिक्ष में? तो अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, स्पेस साइंस। उसके अलावा पृथ्वी अवलोकन हो गया, पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में सही आंकड़े इकट्ठा करना, उसके संबंधित जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करना। उपग्रह प्रक्षेपण हो गया, यानी जो सैटेलाइट होते हैं उसको भेजना, सैटेलाइट को दूसरे ग्रह पे या चांद की परिक्रमा पे कहीं पे भी जो भेजा जाता है, मंगल ग्रह हो गया, वीनस ग्रह, इन सारी चीजों पे भेजना जो होता है उन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। उसके अलावा अंतरिक्ष मिशनों हेतु जो मिशन किए जाते हैं अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर के, उसके बारे में जानने के लिए, अंतरिक्ष स्टेशन के और अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में जानने के लिए जो मिशन किए जाते हैं उसके क्षेत्र में लोग काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी किस पे किए हैं? तो इसरो हो गया, और कनाडा की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? उसका नाम है कनाडियन स्पेस एजेंसी, यानी इसरो प्लस CSA, ये साथ मिलकर के काम करेंगे किस क्षेत्र के लिए? तो बाहरी उपग्रहों की खोज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंड्रिक्स, वाणिज्यिक शाखा क्या? जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, पैसे बनाने के लिए काम करती है, किस सहायता से कनाडा ने कई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने वर्ष 2018 में लॉन्च किए गए अपने 100वें सैटेलाइट PSLV में श्रीहरिकोटा से कनाडा का पहला LEO लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी लॉन्च किया। अब LEO क्या है? यहाँ पे LEO या लो अर्थ ऑर्बिट जिसे कहा जा रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी रहती है? तो 400 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो क्षेत्र पाया जाता है उसी को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इसमें होता है, इसमें जो आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट्स जो होते हैं, मैक्सिमम वो इसी क्षेत्र में प्रक्षेपित की जाती है, पृथ्वी का अवलोकन के लिए या किसी ग्रह की कक्षा लगाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो भी होता है। मैक्सिमम जो सैटेलाइट होते हैं मानव निर्मित, जो हम लोग भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? LEO में ही भेजते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन विल हैव ए टफ टास्क। अब यहाँ पे बात की जा रही है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग क्या? तो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का क्या तात्पर्य होता है? संवैधानिक निकाय का तात्पर्य होता है कि जिसका जिक्र, जिसकी कार्य, जिसकी संरचना, जिसके बारे में किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा हो। अभी किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आर्टिकल 280 में लिखा गया वित्त आयोग के बारे में। यहाँ पे कहा है कि वित्त आयोग के सामने अब जो अगला आने वाला है, हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में केंद्र सरकार इसको नियुक्त करे। अब इसके सामने कई प्रकार की मुसीबतें रहेंगी, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, वही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इनके द्वारा। ये बताया जा रहा है कि जैसे देखिए पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं, खास करके दक्षिण भारत के राज्य, जिन्होंने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया, लेकिन उत्तर भारत के राज्य ऐसे हैं जो अभी तक उस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन को एक बेस मान करके ही करों का बंटवारा किया जाता है, तो होता क्या है कि जो अपने ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चल रहे हैं, अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करके चल रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाता है, क्योंकि जिनकी जनसंख्या ज्यादा उनको ज्यादा कर दे दिया जाता है, ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, और ये लोग अपने लेवल, अपने पे अच्छे लेवल पे लेकर के चल रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्य जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रित किया जाए, जो इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं, और जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उसको आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ये सारे मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं। आइए देखते हैं वित्त आयोग के स्टैटिक पर्सन के बारे में, क्योंकि देखिए जो करंट में होता है, क्वेश्चन हो सकता है कि इससे पूछा जाए एक आध स्टेटमेंट देके, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? जो करंट में होता है उसके स्टैटिक पोर्शन से। जो उसका स्टैटिक पोर्शन है वो तैयार करना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो जो कहा गया था मैंने वो बता दिया कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ क्या इशू हो जाता है। तो इशू हो जाता है कि उनकी पॉपुलेशन कम है, वो अच्छे से नियंत्रित करके लेकर चल रहे हैं, और जो उत्तर भारतीय राज्य हैं खास करके उनमें ऐसी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, नियंत्रित ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसके बाद भी इनको ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, ज्यादा करों का बंटवारा इनके हक में किया जाता है। और अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तो ये इस तरीके से दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। आइए देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 280। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे ये कि अर्ध न्यायिक निकाय। अब ये अर्ध न्यायिक निकाय क्या होता है जानते हैं इसके बारे में? यहाँ पे अर्ध न्यायिक निकाय किसको कहा जाता है? तो अर्ध न्यायिक निकाय एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसी जो है संस्था होती है जिसके पास कानून लागू करने वाले, यानी एक तो कानून बनाते हैं, दूसरा होता है कानून लागू करने वाले। जैसे कि कौन हो गया? न्यायालय हो गया हमारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे हो गए। इनके समान शक्तियां होती है। इनके समान शक्तियों से क्या मतलब? इनके समान शक्तियों से मतलब ये है कि ये किसी को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कह सकते हैं, कोई तर्क प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, कोई पक्ष विपक्ष प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, फैक्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। तो इसी को अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है। लेकिन शर्त ये कि ये जो है न्यायालय नहीं होते हैं, यानी ये जो है कोर्ट नहीं मान जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि ये अगर किसी को बुला रहे हैं तो किसी को उठा के सजा दे देंगे,
सजा देने का काम किसका? कोर्ट का है। सजा नहीं देंगे, सिर्फ तर्क देखेंगे, पक्ष विपक्ष देखेंगे, उसके हिसाब से फैसला लेंगे, बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, वहां पे फैक्ट्स देखा जाएगा। लेकिन ये सजा नहीं दे सकते, किसी को कारावास की सजा, दंडवास, ये सब नहीं दे सकते हैं। तो यही होता है अर्धन्यायिक निकाय। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। यार कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर में जुबान लड़खड़ा जाती है, सॉरी उसके लिए। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनका हर 5वें वर्ष में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो 5वें वर्ष में, दूसरा ये होता है कि कभी कभी अगर आवश्यकता है तो उसके पहले भी किया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इसके पहले कर देना ज्यादा जरूरी है तो राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं कि शर्त रखे कि 5वें साल ही करना है। अगर उसके पहले इंपॉर्टेंट लगता है, आवश्यकता महसूस होती है, तो तब भी किया जा सकता है। इसकी संरचना क्या होती है, इसमें कितने लोग होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा, आप पीवाई को उठाकर दे सकते हैं। 2023 प्री में पूछा गया यूपीपीसीएस के वित्त आयोग के बारे में, किसकी संरचना क्या होती है। आप देख सकते हैं इसको पीवाई को उठाकर। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष क्या होते हैं? अध्यक्ष के पास विशेषता क्या होनी चाहिए? किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा? अध्यक्ष जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, यानी जो सार्वजनिक मामलों से जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब ये सारे नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास दी गई? तो भारतीय संविधान ने किसको दी? संसद को दी गई। यानी संसद ही ये तय करेगा कि किसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसके लिए योग्यताएं क्या रखी जाए, और किसको सदस्य बनाना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं रखी जाए। दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं हो सकती है। इसमें 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। तो इन सारी चीजों के लिए कौन डिस्कस करेगा, कौन डिसीजन लेगा? तो संसद लेगी हमारी। ये अधिकार किसने दिया है? तो संविधान ने दिया है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है इनकी, यानी यहाँ पे मुद्दा ये जैसे क्या हो गया, तो इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। पुनर्नियुक्ति से क्या मतलब? दोबारा से पोस्ट नहीं दी जा सकती कोई। लेकिन इनको जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। यानी एक ही व्यक्ति को एक बार या एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार चाहे उसको अध्यक्ष बना सकते हैं उस वित्त आयोग का। देखते हैं जो उनके 4 सदस्य होंगे उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला कौन होना चाहिए? तो किसी उच्च न्यायालय न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, यानी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसी योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। अब यहाँ पे क्या होता है, 4 सदस्य रहेंगे और चारों क्या रहेंगे? चारों अलग अलग फील्ड से रखे जाएंगे और अध्यक्ष जो रहेगा वो सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ रहेगा। ये इसलिए क्या जाता है ताकि सारे पक्षों को लेकर के कवर किया जा सके, सारे पक्षों को लेकर के चला जा सके। इसका कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, यानी केंद्र। अब देखिए यहाँ पे ये अच्छा पॉइंट लिखा गया कि संघ, क्योंकि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ कहा गया ना कि केंद्र कहा गया। तो यही बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर केंद्र कह देते हैं, लेकिन अगर आप संघ कहेंगे और संघ लिखेंगे तो उसका अलग लेवल का इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप संघीय बोलते हैं और संघ बोलते हैं तो इंटरव्यू में इसका अलग लेवल का इंपैक्ट पड़ेगा। आपका 1-2 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा कि आप इस बारे में अवेयरनेस लेकर के चल रहे हैं, आप इस बारे में अवेयर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, यानी जो भारत की संचित निधि है ये किस आर्टिकल के तहत आती है? 266 में आती है। 266(1) में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इनसे जो भी राज्यों को अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, दान दिया जाता है, उसके बारे में ये बताएगा कि कितना कैसे किसको देना है, किस आधार पर देना है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। अब यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग जो बनता है, और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल करेगा। तो वो जो राज्य वित्त आयोग बताएगा कि हमारे यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत जो है इनको लेकर के कैसे चलना है, इनका वित्तीय संसाधन, इनका वित्तीय आवंटन कितना है, कैसे है, तो उसको लेकर के भी एक काम करेगा जो हमारा वित्त आयोग है 280 के तहत। तो राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, यानी अगर वित्त से जुड़ा कोई अन्य विषय राष्ट्रपति कह देते हैं कि इस विषय में भी आपको रिपोर्ट देनी है, आपको सिफारिश करनी है, आपको सलाह देनी है, तो वो भी इसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मना कर देगा, इसको वित्त आयोग को ये मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा इस क्षेत्र में भी काम। नेक्स्ट पॉइंट क्या? तो 1960 तक, कब तक? 1960 तक ये वित्त आयोग क्या करता था? तो असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखिए जो क्षेत्र है, बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सारे क्षेत्र जूट उत्पादन करते थे। तो 1960 तक हर वर्ष इनको कितनी सब्सिडी दी जाए, इस क्षेत्र में लेकर के इनको निर्यात करने के लिए कितना सब्सिडी दी जाए कि इनका माल आसानी से निर्यात हो सके और इनको आसानी से सहायता मिल सके, ये अच्छे लेवल पे लेकर के चल सके। तो 1960 तक इसके बारे में भी वित्त आयोग बताता था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया। संविधान के अनुसार कब तक ये बताता था? तो 10 वर्षों तक ये कहा गया था कि 10 वर्षों तक वित्त आयोग ये काम भी करेगा, उसके बाद ये बंद कर दिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है? इसको संसद में रखवाता है, संसद के दोनों सदन में रखवाता है। इस पे बात विवाद होती है, इसको देखते हैं, चर्चा होती है इस पे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। राजकोषीय संतुलन का क्या मतलब है? अब जो वित्त से जुड़ा मामला है, पैसे से जुड़ा मामला है, उसको लेकर के केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करेगा। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, तो इस दोनों अच्छे तरीके से लेकर के चलेंगे, सहकारी संघवाद आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है? तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो वित्त आयोग है और जो योजना आयोग है, योजना आयोग कब तक था? तो 2014 तक था। 2015 में क्या आ गया? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया। तो वही ये राजमन्नार साहब ने ये बताया था कि जो योजना आयोग है, पीवी राजमन्नार साहब ने ये बताया कि जो योजना आयोग था और जो वित्त आयोग है, इन दोनों के कार्यों में अतिव्याप्ति हो जाती है। यानी वित्त आयोग कोई सिफारिश देता है तो योजना आयोग उसको मानता ही नहीं है, अपने हिसाब से देखता है करो का बंटवारा कैसे होगा। ये सारे मुद्दे कहे गए थे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले वित्त आयोग की स्थापना केसी नियोगी की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो के सी नियोगी की अध्यक्षता में। कब की गई थी? 1951 में की गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1952 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इनका कार्यकाल क्या था? यानी रिपोर्ट इनके कब से कब तक चली थी? तो 1952 से 57 तक के लिए मान्य थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 42% करने की सिफारिश की थी। यानी जो अभी राज्यों को 42% दिया गया था, कौन से वित्त आयोग ने कहा था? तो 14वें वित्त आयोग ने कहा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग वाई रेड्डी साहब इसके अध्यक्ष थे 14वें वित्त आयोग को। इन्होंने कहा था कि 42% जो है राज्यों को दिया जाए करों का हिस्सा। अब 15वें वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट कौन सा आयोग है? तो ये 15वें वित्त आयोग है। अब देखिए इस तरीके के जो वित्त आयोग हो गए, कोई सा भी आयोग हो गया और कोई विशेषज्ञ हो गया, अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है, उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है, कोई इंडेक्स दिया है, आप उसका रेफरेंस लेकर के आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो उसका नेक्स्ट लेवल का इंपैक्ट पड़ेगा, उससे आपका नंबर बढ़ जाएगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के कभी भी कोई आयोग हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई इंडेक्स हो, इस तरह के जब भी मुद्दा उसको नोट डाउन कर लें, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसको अपने आंसर राइटिंग में जरूर से इंक्लूड करें। कहीं भी मौका मिलता है तुरंत उसको डाल दें इस फैक्ट को। देखते हैं 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कौन अध्यक्ष थे इसके? तो एन.के. सिंह थे, नंद किशोर सिंह। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। वर्टिकल हिस्सेदारी। अब वर्टिकल हिस्सेदारी से क्या मतलब है? केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी, यानी केंद्र हो गया और उसके अलावा जो बाकी सारे राज्य हैं सबको मिलाकर के कितना हिस्सेदारी दी जाए करों में, ये होता है वर्टिकल। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की, 41%। और इसके पहले 14वें वित्त आयोग ने क्या कहा था? 42%। तो इसमें से 1% कहाँ गया? 1% गया नवनिर्मित यूटीज जम्मू कश्मीर के लिए। आयोग की वर्ष 2020-21 में दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है, यानी 2020-21 में इसी आयोग ने एक अंतरिम रिपोर्ट दी थी। अंतरिम रिपोर्ट क्या होती है? जो ऐसे कहते हैं ना टेम्परेरी, ऐसे दे दी गई है, थोड़ी बहुत रिसर्च करके उसको अच्छे से लेकर के नहीं चला गया, बस ऐसे संभावना व्यक्त करने के लिए दे दी गई। तो उन्होंने ये अंतरिम रिपोर्ट में दिया था कितना रखना चाहिए, फिर उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में भी इतना ही सुझाव दिया। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि राशि जो 14वें वित्त आयोग के समान है, और यहाँ पे 1% जो दिया गया वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया गया है। ये क्या है? नवनिर्मित यूटीज है, इन्हीं को दिया गया 1%, इसलिए राज्यों का हिस्सेदारी 41% कर दिया गया। हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी देखते हैं। इसमें क्या? राज्यों के बीच कर का विभाजन। राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया, उसके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी निर्धारण करते समय जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5% यानी जो जनसंख्या उसको कितना दिया गया है? 12.5% भार दिया गया है कि अगर किस राज्य को कितना देना है, किस आधार पर देना है, ये बताने के लिए जनसंख्या को कितना भार दिया गया, तो 12.5% का दिया गया है। और आय के अंतर को 45%, यानी दो राज्यों के बीच कितना डिफरेंस, उसको 45% भार दिया गया है। उसके अलावा जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15%। अब जनसंख्या हो गया और क्षेत्रफल हो गया, एरिया, इसके लिए कितना कि इसको भी 15% दिया गया, इसको भी 15% दिया गया। वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% तथा कर एवं राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% भार दिया गया है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राज्यों को, किस राज्य को कितना पैसा देना है, ये बताने के लिए किसका प्रतिशत कितना, किसको कितना भार दिया गया। यहाँ पे ये सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे कुछ अनुदान ऐसे भी दिए गए हैं जो राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए, यानी अगर कोई राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कोई राज्य अच्छे से लेकर के चल रहा है किसी चीज को, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं ना पुरस्कार, उस तरीके से इसको करने के लिए किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? ये अनुदान मुख्यतः 4 विषयों के इर्द गिर्द। 4 विषय कौन कौन से? पहला सामाजिक विषय, सामाजिक क्षेत्र हो गया, क्या क्या इसमें देखा गया, तो वह स्वास्थ्य, शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा विषय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसमें क्या क्या? अब देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी भी आप लोग को पता है कि 70 से 75% आबादी जो है भारत की वो ग्रामीण में ही रहती है, गांव में ही रहती है। कहा जाता है ना कि भारत गांव में बसता है, तो वही मुद्दा यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 70 से 75% जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं लोग, कार्यबल वहीं पे रहता है। उसके अलावा 46% राष्ट्रीय आय का हिस्सा कहां से आता है? गांव से ही आता है।
नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा विषय कौन सा, तो वो शासन और प्रशासनिक सुधार, यानी जो राज्य इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके तहत आयोग ने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के लिए अनुदान की सिफारिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, इसमें बिजली क्षेत्र के लिए, चौथा कौन सा क्षेत्र है, तो बिजली का क्षेत्र है। आयोग द्वारा विकसित एक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रणाली शामिल है जो अनुदान से संबंधित नहीं है, बल्कि राज्यों को अतिरिक्त उधार प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण विंडो प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिजली क्षेत्र जो है, यहाँ पे आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अच्छे से लेकर के चलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अतिरिक्त उधार दिया जा सकता है, जितना आपकी क्षमता है राज्यों की। अगर आप उतना ले चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि बिजली क्षेत्र में काम करना, तो आपको दिया जाएगा अतिरिक्त उधार। उधार क्या होता है कि आपको फिर से चुकाना पड़ेगा, अनुदान क्या होता है, अनुदान चुकाना नहीं पड़ेगा आपको। अनुदान जो दिया जाता है वो आपको केंद्र सरकार देती है, उसके बाद भूल जाते हैं कि आपको दिया गया है, क्योंकि वो आप वापस नहीं करना। लेकिन उधार जो होता है वो कुछ प्रतिशत ब्याज पर लिया जाता है, दिया जाता है, उसके अलावा आपको चुकाना पड़ता है वापस से। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी। अब केंद्र की हिस्सेदारी कितना रहेगी, तो 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किया गया कुल हस्तांतरण, कर वितरण प्लस अनुदान, यानी दोनों मिला करके कि जो कर मिलता है उसको भी, उसके अलावा जो वितरण भी, अनुदान जो दिया जाता है, सहायता दी जाती है जिसको वापस नहीं मिल रहा है केंद्र को, उसको लेकर के कितना, तो केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 34% है, जिससे केंद्र सरकार के पास अपनी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय सरकारों को अनुदान कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आयोग ने अपनी सिफारिशों में नगर पालिकाओं और स्थानीय सरकारी निकायों के लिए अनुदान के साथ साथ नए शहरों के इंक्यूबेशन हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान तथा स्थानीय सरकारों के लिए स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया। किसके लिए, स्वास्थ्य अनुदान को हो गया, इंक्यूबेशन आधारित जो प्रदर्शन होता है उसके लिए इन दो क्षेत्रों को शामिल किया इस बार। शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की व्यवस्था के तहत मूल अनुदान केवल उन शहरों या कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी आबादी 10 लाख, यानी ये अनुदान किसको दिया जाए, शहरी क्षेत्रों में, तो जिनकी आबादी 10 लाख है, ये अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है उनको दिया जाएगा, 10 लाख तक जिनकी आबादी उन्हीं को यह अनुदान दिया जाएगा। उसके अलावा जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए क्या है कि 100% अनुदान जो है वो कौन देगा, मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड। ये क्या है, तो जो मिलियन प्लस सिटी होती है, मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो यानी इससे अधिक जनसंख्या जहाँ की है उसके लिए एक फंड बनाया गया, उसी के माध्यम से इनको अनुदान दिया जाएगा जहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी है। 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों का प्रदर्शन उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार और शहरी पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि मापदंडों के आधार पर मापा जाएगा। यानी किसी को अनुदान कितना देना है 1 मिलियन प्लस सिटी में, 10 लाख से अधिक आबादी वाली सिटी में, किस बेस पे दिया जाएगा, तो हो जाएगा वायु की गुणवत्ता में सुधार कितना है, वायु की गुणवत्ता कैसे वहाँ पे, उसके अलावा शहरी पेयजल आपूर्ति कैसी है, पीने के लिए जल जो उपलब्ध कराया जा रहा है कैसा है, कितना है, उसके अलावा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इन सारे क्षेत्रों को लेकर के चला जाएगा, इन सारे क्षेत्रों को देख करके अनुदान दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मुद्दा और आता है सेस और सरचार्ज का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेस को हिंदी में कहा जाता है उपकर और सरचार्ज को क्या कहा जाता है हिंदी में, तो ये कहा जाता है अधिभार। यानी उपकर ये हो गया और अधिभार ये हो गया। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो राज्य सरकारें हैं ये क्या आरोप लगाती हैं केंद्र सरकार पर, या किस बात क्लियर होती है, कहते हैं कि जो सेस है और ये सरचार्ज, अब देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है सेस और सरचार्ज दोनों किस पे लगता है, ये लगता है टैक्स के ऊपर ही लगता है। यानी आपकी आय के ऊपर नहीं लगेगा, आपकी आय अगर 10 लाख है और आपने टैक्स 1 लाख दिया है तो ये नहीं कि 10 लाख पे पूरे पे लगेगा सेस और सरचार्ज, ये किस पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा, जो आपने टैक्स भरा है उस पे लगेगा सेस और सरचार्ज। अब सेस क्या होता है, सेस होता है ये है कि जो आपने टैक्स दिया उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, लेकिन शर्त यह है कि जो विशेष कारण यानी किसी विशेष कार्य के लिए लगाया जाता है सेस। अब विशेष कार्य से क्या मतलब, जैसे मान लीजिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप सेस लगाएंगे, केंद्र सरकार लगाती है। और अच्छा ये दोनों जो होते हैं सेस और सरचार्ज, ये कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाती है। इसका मुद्दा जो है राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है, इसके ऊपर लगाना, कर आरोपित करना राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। या मान लीजिए इन्वायरमेंट का हो गया, पर्यावरण का हो गया, इस तरीके से सेस लगाया जाता है टैक्स के ऊपर लगने वाला। अब यहाँ पे जो मुद्दा ये होता है कि जिसके ऊपर लगाया गया है, जैसे एजुकेशन के ऊपर, तो इसको इसी विशेष उद्देश्य के लिए ही खर्च करना है। यानी अगर सरकार कह रही है कि आपके 1 लाख के ऊपर हम 5,000 रुपए सेस ले रहे हैं, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि 5,000 कौन सी चीज के लिए सेस लिया जा रहा है। यानी सरकार ने कहा कि शिक्षा के लिए ले रहे हैं, चलो शिक्षा के लिए ले, तो अब जो ये 5,000 खर्च करना है सरकार को, ये शिक्षा के क्षेत्र में ही करना है, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं कर सकती। यानी शिक्षा का क्षेत्र कह करके ये अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खर्च नहीं कर सकती, या अपने लिए खर्च नहीं कर सकती, यानी जिसमें बताया सिर्फ उसी में खर्च करना। और दूसरा मुद्दा ये होता है कि सेस और सरचार्ज सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता है, इसको बांटना नहीं रहता राज्य सरकारों के साथ। यानी इसका पूरा जो प्राप्त होता है, इससे जो भी राजस्व प्राप्त होता है सेस और सरचार्ज, इसको कौन रखता है, तो केंद्र सरकार रखती है। अब सरचार्ज क्या है, ये होता है अधिभार। अधिभार का क्या मतलब, ये भी टैक्स पे ही लगता है। जैसे हमारे 10 लाख आपकी इनकम है, आपने कितना दिया, 1 लाख टैक्स दिया, अब ये टैक्स पे ही लगेगा, यानी 1 लाख के ऊपर ही लगेगा। मान लीजिए कितना लगता है, 3,000 लगता है। लेकिन इसका इशू ये है कि इसको भी केंद्र सरकार अपने पास ही रखेगी, इसको भी राज्यों के साथ नहीं बांटेगी। लेकिन
यहाँ पे जो है किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाए जाते, किसी भी उद्देश्य के लिए लग सकता है। ऐसा नहीं कि अगर एजुकेशन का आ गया तो एजुकेशन में खर्च होगा, ये कहीं भी खर्च कर सकती है केंद्र सरकार का, ये उसकी मर्जी के ऊपर है। तो यही राज्य रोते रहते हैं कि जो है केंद्र सरकार हमें 42% हिस्सा दे करके अब उसके बाद जो भी सरचार्ज और सेस लगाती है वो सारा का सारा अपने ऊपर रख लेते हैं। और केंद्र सरकार कर यही रही है कि करों से कम कमा रही है और सेस और सरचार्ज लगा करके ज्यादा कमा ले रही है, यानी सेस अधिक लगा दे रही है, सरचार्ज अधिक लगा दे रही है, उसका हिस्सा राज्यों के साथ बांटना नहीं पड़ रहा है केंद्र को, तो सारा पैसा खुद ही रख ले रही है, राज्यों का आरोप लगाया जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।